जय श्री गणेश दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी है दोगलापन। अब शुरू करते हैं कहानी। अरे बहू, ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। बिस्किट नमकीन किस लिए पैक कर रही हो। सास सुमन जी मुंह बनाते हुए बोली। माँ जी, मैं अपने ममेरे भाई की शादी में दिल्ली जा रही हूँ, इसलिए बच्चों के खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ। अरे, तुमने हमें बताना ठीक नहीं समझा। हाँ, मैं बताने वाली थी, सोचा थोड़ी तैयारी कर लूं। वाह जी, सारा सामान बांध लोगी और फिर बताओगी कि मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं चलता बहुओं का। हम भी कभी कहीं नहीं गए घर परिवार को छोड़कर। तुम्हें तो ना जाने क्यों घूमने की पड़ी रहती है। माँ जी, आप बात का बतंगर बना रही हैं। अभी माँ का फोन आया था तो सोचा लगे हाथ सामान पैक कर लूं। शाम को मेरा भाई आकर मुझे लेकर जाएगा। और एक बात, और आप अपने जमाने में कहीं घूमने नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर की बहू भी कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी छोटी बहू घर से नहीं निकलती हो। वो भी अभी छुट्टियों में सिक्किम घूम कर आई है, वो भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ऊपर से तारीफों के पुल बांधे। तब छोटी बहू से ये नहीं कहा कि आप कहीं नहीं गई, तो अब तू भी नहीं जाएगी। और सोनी दीदी, ये भी तो अभी दुबई गई थी घूमने, इन्हें भी आपने क्यों नहीं कहा। बेटी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, तू भी कहीं नहीं जाएगी। तब तो आप अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। मेरी बेटी के जलवे, विदेश घूमने गई है, हमारे पुरखे भी नहीं गए कभी। बड़ी भाग्यवान है, बड़ा अच्छा पति मिला है। भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। फिर मेरे साथ ही ऐसा दोगलापन क्यों। सारी नफरत बड़ी बहू से ही क्यों। और नियम धर्म का ठिकरा सिर्फ मेरे सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है। बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आज सासू माँ को सच्चाई सुनकर कुछ बोलते नहीं बन रहा था। चुपचाप खड़ी उसे जाता देखती रही। सिपरा, ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है। अभी तो घर में दीदी भी आई हुई है, तुम ये कपड़े सामान क्यों पैक कर रही हो। राहुल ऑफिस से लौटकर बोला। उसे समझ आ गया था कि सास ने अपने लाडले बेटे के कान पहले ही भर दिए हैं। बोली, जी मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे मामा के बेटे की शादी है। मगर माँ और दीदी क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको बता दिया है। लेकिन तुमने पहले मुझे बताना ठीक नहीं समझा। 4 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, दीदी ने कहा है यही मनाएंगे, तो तुम कैसे जा सकती हो। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। आपको बताकर क्या करना है। आपने कब मेरी परवाह की। पिछले 11 साल से आपसे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। आपने मेरी कौन सी उम्मीदें पूरी की। हाँ, पर आपने हमेशा मेरी हर उम्मीद पर पानी जरूर फेरा है। इसलिए आपसे इस बार भी उम्मीद करना बेकार है। और ऐसी ना जाने कितनी शादी की सालगिरह निकल गई, आपने एक बार भी मेरी मन की ना जानी। बस अपने घर वालों के साथ घर में खाना पीना कर लिया, जिसमें मैं रसोई में पूरा समय खड़ी रहकर पसीने में लथपथ सब लोगों के लिए व्यंजन पकाती हूँ, सब हुक्म बजाती है। कई बार मेरा मन होता कहीं अकेले बस हम तुम यूं ही कहीं घूमने जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें। वो भी ना हो सके तो चौपाटी पर चाट खा ले। मगर नहीं, बस अब बहुत हुआ, मुझसे ये सब नहीं होता। सहन करने की सीमा होती है जो अब खत्म हो चुकी है। ऐसा कीजिए, इस बार आप अपनी माँ और बहन के साथ ही मना लीजिए। आपको मेरी कोई जरूरत नहीं। मौका लगा तो वहीं से बच्चे और मैं अपने मायके वालों के साथ आगरा ताजमहल घूमने जाऊंगी। भैया ने कहा है वो अपने खर्चे पर मुझे ले जाएंगे, आपका एक ढेला खर्चा नहीं होगा। राहुल सिपरा की बात सुन धम से कुर्सी पर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी गाय जैसी पत्नी आज यूं सींग मारेगी। उसे सिपरा के ऐसे दो टूक जवाब की उम्मीद नहीं थी। मगर कहीं ना कहीं उसकी गलती तो थी। 10 साल पहले जब सिपरा और राहुल की शादी हुई, तब राहुल ने उसे एक ही बात बोली, तुम्हें मेरे घर वालों को खुश रखना होगा, उनका पूरा ध्यान रखना होगा। मेरी माँ अकेली है, उसे तुम्हारी किसी बात से चोट ना पहुँचे। अपने पति की बात सुन सिपरा ने हामी भर दी। मगर सिपरा को पता नहीं था उसकी खुशी, ध्यान और आत्मसम्मान पर चोट की किसी को कोई परवाह नहीं होगी। धीरे धीरे
हर बार उसकी उम्मीदें धूमिल होती चली गई। सास सुमन जी ने भी उसे कभी घर के सदस्य का दर्जा नहीं दिया, हमेशा उसे बाहर वाली समझकर बुरा व्यवहार ही किया, जिसे देखकर ननद देवर भी उसके साथ वैसा ही पेश आते। सिप्रा ने अपने साथ होते गलत व्यवहार को तो सहन कर भी लिया, मगर बच्चों में भेदभाव होते देख उसने अपने लिए बोलना शुरू किया। तब से वह बुरी और असंस्कारी बहू बन गई। अब कोई भी उससे अपनी मन का काम नहीं करवा पाता। सिप्रा को सही लगता तो कर देती, वरना ना में जवाब देकर आगे बढ़ जाती। कोई मुंह पर तो कुछ नहीं कहता था, पर पीठ पीछे बातें बनाने का सिलसिला चलता रहा। सास सुमन जी ने शुरू से ही बेटा बहू पर अपना कंजा कस कर रखा। कहीं रीति रिवाज तो कहीं दकियानुसी परंपराओं के नाम पर उसे मूर्ख बनाती रही। जब वे हनीमून पर जाने वाले थे तो खुद की तबीयत का बहाना कर उन्हें रोक लिया। उसके बाद ननद सोनी की शादी के नाम पर रोका, तो कभी खर्चों के नाम पर। इस तरह से उनके साल दर साल खराब होते चले गए। उसके बाद भी वे बहाने से उन्हें शहर से बाहर नहीं जाने देती। शहर से बाहर तो बहुत दूर की बात है, शहर में भी उनका घूमना दूभर था। सिप्रा बहुत मुश्किल से साल में एक बार अपने मायके जाती, उसमें भी ननद घर आएगी नाम से उसे 10 दिन के अंदर ही वापस बुला लिया जाता और झोंक दिया जाता चूल्हा चौका में। इस बात पर राहुल ने हमेशा अपनी माँ का समर्थन किया। वे एक आज्ञाकारी पुत्र हैं, अपनी माँ की अवहेलना कैसे कर सकता था। तो माँ जैसा कहती वैसा उनका श्रवण कुमार करता रहा और सिप्रा की उम्मीदों पर पानी फिरता रहा। वो एक आज्ञाकारी पुत्र है, अपनी माँ की अवहेलना कैसे कर सकता था। तो माँ जैसा कहती वैसा उनका श्रवण कुमार करता रहा। मायके की शादियों में जाना भी बड़ी मुश्किल से होता था। उसमें भी अगर कोई ससुराल की शादी निकल आए तो वे उसे भेजते नहीं थे, कहते घर की शादी में बहुत काम है। इतने सालों में सिप्रा को जिंदगी में सबक दे दिया था कि जितनी कम उम्मीद वो लोगों से करेगी उतना ही ज्यादा खुश रह पाएगी। इसलिए लोगों से जलने की बजाय, घुटने की बजाय अब उसने अपने लिए कुछ फैसले लेना शुरू किए और इसी फैसले के तहत वो आज घूमने फिरने निकल पड़ी अकेली। सिप्रा के ममेरे भाई रंजीत की शादी घर से ही हो रही थी, इसलिए फंक्शन बड़ी अच्छे से निभाए जा रहे थे। गणेश पूजन, तेल, हल्दी, मेहंदी, हर प्रोग्राम के बीच में काफी समय मिलता तो सिप्रा अपने किसी भी कजिन को लेकर कभी प्रेम मंदिर, लोक मंदिर, गीता मंदिर घूमने निकल जाती। वही तरह तरह के फोटो खिंचवाती। उन फोटो को बेटी रूही ने अपने पापा के फोन पर सेंड कर दिए, जिसे देख राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सिप्रा एक से एक खूबसूरत परिधानों में परी लग रही थी। हल्का मेकअप, कानों में झुमकियां, फूले बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे और चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही थी। राहुल सोचने लगा, कितनी बंदिशों में थी मेरी पत्नी यहाँ। उसको हमेशा साड़ी और सर ढके ही रहना होता है, कभी खुलकर अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहने बेचारी ने। 3 दिन निकल गए। उसने अपने भाई चेतन से कहा, चलो आज आगरा चलते हैं, फिर वापस मुझे ससुराल भी जाना है। तब भाई बोला, हाँ दीदी चलते हैं ना, तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। और सुनो, तुम्हारे कमरे में एक ड्रेस रखी है, वही पहनना, तुम्हारी भाभी खास तुम्हारे लिए लाई है। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह पर हम सबकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। भैया आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, अब ये कपड़े गहने क्यों? अरे मेरी बहन के लिए मेरी जान हाजिर है। कभी दोबारा ऐसा ना कहना भाई, तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। चल पगली, रुलाएगी क्या? अब जाकर फटाफट तैयार हो जा। बोल दोनों भाई बहन मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में सिप्रा तैयार होकर हॉल में पहुंची तो देखा वहां टेबल पर एक सुंदर सा हार्ट शेप केक रखा था। हॉल तो पहले ही फूलों से सजा हुआ था, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में सारे घर वाले जोर से चिल्लाए, हैप्पी एनिवर्सरी। उनके पीछे से राहुल बाहर निकला, जिसे देख सिप्रा सरप्राइज हो गई। आप यहाँ कैसे? आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो मुझे तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए था ना। चलो भाई, अब जल्दी से केक काट दो। भाई और भाभी बोले। सबने मिलकर केक काटा। फिर थोड़ी ही देर बाद राहुल बोला, चलो आज का पूरा दिन
हमारी रानी साहिबा के लिए, मगर मैं तो भैया के साथ ताजमहल देखने जा रही हूँ। ऐसा भी जुल्म मत करो मुझ पर। माना हम शाहजहां ना सही, पर तुम तो हमारी मुमताज हो। अपने साथ चलने की हमें इजाजत दे दो। कहते हुए घुटने के बल बैठ गया और एक सुंदर सी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। ऐसा प्रेम देख सारा हॉल सिटी और तालियों से गूंज गया। सिप्रा किसी नई नवेली की तरह शर्मा गई। अब चलें, पर बच्चे, चेतन बोला। अरे दीदी, हम किस दिन काम आएंगे? बच्चे हमारे साथ यहाँ एंजॉय कर लेंगे। आप और जीजाजी जाकर अपना खास दिन ताजमहल के नजारे देखकर एंजॉय कीजिए। दोनों ताजमहल के सामने पहुंचे। सिप्रा की मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। उसी समय राहुल सिप्रा का हाथ पकड़कर बोलता है, सिप्रा, मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा है। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? तब सिप्रा राहुल को चुप रहने का इशारा करती है और कहती है, अब जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता, मगर उसे ठीक जरूर किया जा सकता है। कहते हुए उसका हाथ थाम लेती है। तभी एक फोटोग्राफर उनसे बोला, सर एक फोटो खिंचवा लेंगे? राहुल बोला, हाँ हाँ जरूर खिंचवाएंगे, और हर बार अलग अलग एंगल से खींचना। हमारी रानी साहिबा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक फोटो में सिप्रा लाल जोड़ा पहने मेहंदी वाले हाथों से अपने जीवन साथी का हाथ थामे मोहब्बत की निशानी ताजमहल के सामने खिलखिलाती हुई खड़ी थी, क्योंकि आज उसे उम्मीदों से परे इतनी खुशियां जो मिली थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।